द 1000 करोड़ इन्वेस्टर कोर्स। यहाँ पे हम लोगों को ये 9 सवाल पूछने हैं दोस्तों। अगर कोई स्टॉक बहुत अच्छा है, मल्टीबैगर हो सकता है, तो कौन से 9 सवाल आपको पूछने चाहिए? सबसे पहले, क्या बिजनेस के पास कोई आइडेंटिफाइबल कंज्यूमर मोनोपोली है? क्या वो ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाती है जो और कोई नहीं बनाता? तो कंज्यूमर मोनोपोली अगर आपको दिखती है तो ये बहुत अच्छी बात है। क्या अर्निंग जो कंपनी की है, बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस, ये स्ट्रांग है और एक अपवर्ड ट्रेंड दिखा रही है? अपवर्ड ट्रेंड की बात कर रहे हैं दोस्तों कि ऊपर की तरफ ईपीएस जा रहा है क्या? ये आप बड़े आराम से Streamner.in पे या ट्रेंड लाइन में देख सकते हैं। बिजनेस कंजर्वेटिवली फाइनेंस्ड है, मतलब डेट फ्री है, बहुत ज़्यादा बड़ा लोन तो नहीं उठा रखा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो कैसा है कि जो भी लोन उठा रखा है उसमें कितनी तेजी से इंटरेस्ट कवरेज हो रहा है, ये चीज़ आपको देखनी है। डज द बिजनेस कंसिस्टेंटली अर्न हाई रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी? इसका आरओई कैसा है कि जो भी शेयर होल्डर की इक्विटी है उस पर रिटर्न कैसा निकल के आ रहा है? दोस्तों ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है, तो हम लोगों को ये चीज़ देखना बड़ा ज़रूरी है कि किस तरीके से वो रिटर्न निकल के आता है। अब उसके बाद बात आती है, डज द बिजनेस गेट टू रिटेन इट्स अर्निंग? जो डिविडेंड बांटती है या प्रॉफिट का इन्वेस्टमेंट फिर से करती है उसी बिजनेस में, तो ऐसा कुछ होता है क्या? तो वो चीज़ भी यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत है कि बिजनेस फिर से री इन्वेस्ट करता है कि नहीं करता है अपने प्रॉफिट्स को। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। अब इसके बाद हम और कुछ चीज़ें देखेंगे यहाँ पे। हाउ मच बिजनेस हैव टू स्पेंड ऑन मेंटेनिंग इट्स करेंट ऑपरेशन? अभी के ऑपरेशन को मेंटेन करने के लिए कितना पैसा लगता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑपरेशंस के लिए फिर से नए प्लांट इक्विपमेंट लगेंगे, एक्सपेंसिव R&D है, कंपटीशन कैसा है? तो उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में हो, या कंपनी अपनी रिटेन्ड अर्निंग को, जो भी अर्निंग है उसको नई अपॉर्चुनिटी पे लगाने के लिए आज़ाद है क्या? वो चीज़ भी देखना बहुत ज़रूरी है। वो ऑपरेशन का एक्सपेंशन या शेयर को रीपरचेज कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है? अगर फिर से अपने शेयर को रीपरचेज किया, इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे ये देखो, शेयर रीपरचेज करने का मतलब क्या होता है? रीपरचेज ऑफ शेयर मीन्स इंक्रीजिंग फ्यूचर ईपीएस। कंपनी इन्फ्लेशन से प्राइस एडजस्ट कर सकती है क्या? जब बाजार में महंगाई बढ़ेगी तो क्या ये अपनी प्राइस बढ़ा सकती है? ऐसा कहाँ पे होता है? या तो बहुत अच्छी क्वालिटी हो या मोनोपोली हो। तो ऐसा अगर होगा तो दोस्तों बड़े आराम से हम पैसा बना पाएंगे। वो हमारा स्टॉक, हमारी कंपनी बहुत अच्छा पैसा बनाएगी। और मार्केट वैल्यू कंपनी की बढ़ती जा रही है कि नहीं? क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट एकदम डिप्रेसिव मूड दिखाता है, इरेशनल होता है, लेकिन लंबे समय में हमको नजर आता है कि चीजें हमेशा ही लॉजिकल होती है। आउटस्टैंडिंग शेयर, जितनी होल्डिंग होती है प्रमोटर की, उसके बाद में जो आउटस्टैंडिंग शेयर होते हैं वो एफपीओ की वजह से, स्प्लिट या एम्प्लॉय रिडीम स्टॉक ऑप्शन की वजह से वो आउटस्टैंडिंग शेयर बढ़ रहे हैं, जबकि बायबैक की वजह से आउटस्टैंडिंग शेयर कम होते हैं। तो आउटस्टैंडिंग शेयर कम होने से दोस्तों कंपनी का कंट्रोल बढ़ता है, एक पॉजिटिव बात है। गिविंग फुलिश हाई टू बुक पार्ट प्रॉफिट एंड इनसेन लो फॉर वेरी सेफ एंट्री लेवल्स? क्या ऐसे फुलिश हाई देता है बिल्कुल, जिससे पार्ट प्रॉफिट बनते हैं, और इनसेन लोज देता है कि आप सेफ एंट्री लेवल्स ले सको? तो उसमें भी दोस्तों बड़ा पैसा लगा लो तो घबराहट हो सकती है। और लंबे समय में क्या रियल वैल्यू बिजनेस की बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही है, ये चीज़ भी देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा। तो किसी कंपनी की वैल्यू गवर्नमेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में कैसी है? तो आपने ईपीएस को, अगर गवर्नमेंट बॉन्ड का रेट है 7%, तो 0.07 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कंपनी की रिजनेबल प्राइस क्या होनी चाहिए। आरओई क्यों जरूरी है? क्योंकि पिछले 10 सालों से अगर एक अच्छा आरओई दे रहा है और इस आरओई को हमने पीई रेशो से डिवाइड करके देखा तो हमको मालूम पड़ जाता है कि अगर 2 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है तो उसमें आराम से आप पैसा लगा के सो सकते हो। कभी कभी ये 3 या 4 भी आती है तो दोस्तों बहुत ही अच्छा स्टॉक है जिसमें आप पोजीशन बना रहे हो। बाकी सारी चीज़ें तो देखनी है। फिर ये देखो, सेक्टर एलोकेशन, टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड कहाँ सेक्टर, कौन से सेक्टर में पैसा डाल रहे हैं। ओवर डाइवर्सिफिकेशन तो आप नहीं कर रहे हैं। तो एक तो सेक्टर एलोकेशन मैंने आपको बताया, दूसरा क्या देखेंगे? आरओई। आरओई अगर आपको दिखती 10 ईयर्स की आरओई 20 है और ईपीएस आपको दिख रहा है 7 का,
ईपीएस नहीं, पी रेशो, तो 20/PE, 7 का पीई रेशो, तो वैल्यू क्या आ रही है, लगभग 3 के आसपास। तो ऐसा स्टॉक खरीदना बहुत अच्छा हो जाएगा दोस्तों, जिसकी आरओई अच्छी है और पीई रेशो से 3 गुना, 4 गुना या 2 गुना से ज़्यादा हो। ओवर डाइवर्सिफिकेशन तो नहीं कर रहे हैं। तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन करने में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन से अब आपको रिटर्न बनना बंद हो जाता है। तो दोस्तों ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए। अब 4 मेन स्क्रीनर्स यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के नाम पे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ग्राहम एंड बफे स्क्रीनर, डरवास स्किन ऑल टाइम हाई स्क्रीनर, पीटर लिंच स्क्रीनर, ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप। ये ऐसे स्क्रीनर दोस्तों जहाँ से आप अपनी फंडामेंटल स्टडी शुरू कर सकते हैं। फिर क्वेरी आप बना के रख सकते हैं अपनी मोर रिफाइंड रिजल्ट के लिए, और साथ में कैश फ्लो भी देखिए कि कंपनी को अभी कैश फ्लो कैसा मिल रहा है। अगर वो कैश फ्लो सही मिल रहा है, किसी भी स्टॉक की सबसे पहले मार्केट कैपिटल देख लो आप, फिर उसका ऑल टाइम चार्ट देख लो, निफ्टी के बॉटम पे वो किस तरीके से गिरता है, जिगजैग मूवमेंट होते हैं क्या, कोई स्टॉक अगर इस तरह के मूवमेंट दिखाता है, बड़े हाई रीजनेबल हाई लो नहीं दिखते हैं, तो उसको आपको रखने में बड़ी दिक्कत आने वाली है दोस्तों। तो इसकी बजाय ऐसा चार्ट अगर आपको दिखे जो ऐसे करके और अपनी बॉटम लाइन को इम्प्रूव करता हुआ चला जाता है, तो इस स्टॉक पे हम ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। फिर लास्ट 10 क्वार्टर्स, पिछले 10 क्वार्टर, 10 साल के चार्ट्स क्या कहते हैं। 10 क्वार्टर में इसका मतलब अभी अच्छा चल रहा है इन दिनों, और 10 सालों से कंसिस्टेंसी है, तो बड़ी अच्छी बात है। कुछ नेगेटिव क्वार्टर आए, नेगेटिव ईयर्स आ गए, उन पे ध्यान दो। आपको पी, ईपीएस और आरओई खास तौर से देखना ही देखना है दोस्तों, और साथ में क्या देखना, पीयर्स। पीयर्स किसको कहते हैं कि उसी जैसा बिजनेस करने वाली दूसरी कंपनीज, उनमें इसका क्या रैंक है, उसका ईपीएस कंपेरेटिवली कैसा है, पी रेशो कंपेरेटिवली कैसा है, और आरओई कैसा है, आरओसी कैसा है, मार्केट कैपिटल कैसा है। तो यहाँ पे एक नजर में जब पीयर्स के साथ आप इसको देखते हैं तो आपको पता लगता है कि मैं जो कंपनी में पोजीशन बना रहा हूँ वो पूरे मार्केट में कहाँ पे खड़ी है, उसकी रैंकिंग क्या है। फिर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखनी है आपको कि प्रॉफिट की ग्रोथ कैसी है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रॉफिट ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ मतलब ईपीएस कितनी तेजी से बढ़ रहा है, मैं इसीलिए इसको डबल सर्कल कर रहा हूँ। प्रमोटर होल्डिंग कैसी है ये देख सकते हैं, लेकिन प्लेज ध्यान रखना है दोस्तों, प्लेज नहीं होना चाहिए। कम से कम प्लेज हो तो अच्छी बात है, प्लेज नहीं होना चाहिए। अगर प्लेज वाला एक स्टॉक दिखे और बगैर प्लेज वाला दिखे तो आपको बगैर प्लेज वाले पे जाना होगा। पॉपुलर और अनपॉपुलर स्टॉक्स में जा रहे हैं तो अनपॉपुलर में जाओगे आपको डर लगेगा, तो आप कम कैपिटल इन्वेस्ट कर दो, कम कैपिटल इन्वेस्ट करके चल सकते हो अनपॉपुलर स्टॉक में। फिर एक सेकंड ओपिनियन आप ट्रेंडलाइन.com से और मनी कंट्रोल प्रो से आप ले सकते हैं। मनी कंट्रोल प्रो या ट्रेंडलाइन का पेड वर्जन कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, 200 या 100 रुपया महीना ऐसा कुछ बैठेगा दोस्तों। लेकिन वो अब जब स्टॉक की स्टडी होगी तो सबसे बड़ी चीज़ होती है फंड एलोकेशन। अब फंड एलोकेशन में सारा का सारा पैसा एक साथ डाल दिया तो रिस्क के लिए आपके पास कोई बफर ही नहीं है। तो मैं आपसे कहूँगा कि कम मनी, कम पैसा लगाओ और ज़्यादा रिटर्न मिल सके। ज़्यादा रिटर्न कब मिलते हैं, जब हमारे पास बाकी पैसा हमने सेफ्टी में रखा हुआ है कि बाजार अगर आधा भी हो गया तो हम इस पैसे से चीज़ें संभाल लेंगे, तो तब आपको डर नहीं लगता, आप पैसा स्टॉक खरीद के सो सकते हैं। एक तो सिस्टमेटिक रिस्क होता है, सिस्टमेटिक रिस्क किसको कहते हैं, फुल मार्केट रिस्क, सारे बाजार का जो रिस्क है वो सिस्टमेटिक है। अनसिस्टमेटिक रिस्क किसको कहते हैं, स्टॉक या सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क जो होता है वो अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है। तो पूरे बाजार का जो रिस्क होता है उसको सिस्टमेटिक रिस्क कहा जाता है। निफ्टी या सेंसेक्स में जो रिस्क आपको नजर आता है वो है सिस्टमेटिक रिस्क है। तो अगर कोई स्टॉक निफ्टी के साथ नीचे जा रहा है, निफ्टी के साथ ऊपर आ रहा है तो प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों, लेकिन निफ्टी ऊपर जा रही है और कोई सेक्टर या स्टॉक नीचे जा रहा है तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो इस बात का ख्याल रखें कि सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क को समझना है। 20 लाख प्लान में हम लोग क्या करेंगे, 10 ग्रेट स्टॉक आपने चुन लिए और उनमें हमने 1.5 लाख सभी में डाल दिया, तो अब आपके 1.5 लाख आपने 4 मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टॉक में डाला तो 6 लाख रुपया तो आपका इन्वेस्ट हो गया। फिर बचे हुए 6 लाख रुपए आपने 6 स्टॉक में डाल दिए, तो टोटल क्या हुआ, 4 प्रॉमिसिंग है, 6 ठीक ठाक है, टोटल 12 लाख आप इन्वेस्ट कर चुके हो, 20 लाख रुपए आपके हाथ में, तो कितना बच गया हिसाब लगा। अब ये जो 8 लाख रुपया है वो आपने अनफोर्सिन मार्केट रिस्क के लिए बचाया है। ऐसी कोई चीज जो कभी आप सोच ही नहीं सकते, जैसे कोविड आ गया, ये तो वर्षों में कई बार होता है लेकिन
वार्स की बात करूं दोस्तों, जैसे यूक्रेन रशिया आ गया था, फिर अभी आप दूसरे वार्स देख रहे हैं, हर 6 महीने कोई ना कोई वार हो रहे हैं, पैनिक सेलिंग होती है, तो उसको संभालने के लिए आप क्या करोगे? तो निफ्टी सेंसेक्स जब 52 हफ्तों के हाई पे बताते हैं तो आप पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। जब भी निफ्टी और सेंसेक्स आने वाले समय में, जब अभी बॉटम बना रहे हैं तो 3-4 महीने में कोई हाई बनाएंगे, तब आप पार्ट प्रॉफिट बुक करेंगे। और हर 3 से 5 महीने में लॉन्ग करेक्शन होगा ही होगा। बाजार कितना भी प्रॉमिसिंग दिखे दोस्तों, लॉन्ग करेक्शन होने वाला है। और आप वहाँ पे स्टॉक की लिस्ट तैयार करके बैठे, जब भी प्रॉब्लम आएगी उस वक्त आप वहाँ पे खरीदेंगे नए। अब दोस्तों इसके स्विंग ट्रेडिंग की सबसे बड़ी मिस्टेक्स कौन सी है, इस पर डिटेल में हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ यहाँ मेंशन कर दूँ, ट्रेडिंग करप्ट इन्वेस्टमेंट जर्नी। ट्रेडिंग की वजह से इन्वेस्टमेंट जर्नी करप्ट हो जाती है। अगर आप न्यूज़ पे बाय कर रहे हैं तो अवेलेबिलिटी बायस के हिसाब से खरीदते हो। पर्सनल बायस अगर आपका रहा तो पास प्रॉफिट की वजह से या लिमिटेड एक्सपोजर की वजह से आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में घुस जाते हो, कूद पड़ते हो। अर्ली प्रॉफिट बुकिंग करते हैं हम बार बार ट्रेड करने के लिए, ये कुछ गलतियां हैं। अवॉइड सेम सेक्टर, मतलब एक ही सेक्टर की अगर बहुत सारी चीज़ आउट परफॉर्म कर रही है तो आपको वहाँ के सारे स्टॉक अच्छे लगेंगे तो सब मत खरीद लेना। और वर्स्ट फंडामेंटल वाले स्टॉक भी चलेंगे मैनिपुलेशन की वजह से, तो आपको सही स्टॉक पे से भरोसा नहीं हट जाना चाहिए। तो दोस्तों होमवर्क क्या है आपका कि आप कुछ स्टॉक्स को देखेंगे अलग अलग सेक्टर के, और फिर वहाँ से आप जो स्क्रीनर हमने बताया वहाँ से स्टॉक चुने आपने, फिर ट्रेंड लाइन में और मनी कंट्रोल प्रो में जाके कंफर्म की उसकी क्वालिटी को। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपको इसमें कुछ वैल्यूज मिली है? अगर वैल्यू मिली है शेयर करें, कमेंट करें और हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। आप हर चीज़ सीखने वाले हैं हमारे साथ, तो कन्फ्यूज़न की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप हमारे साथ अकाउंट खोल के काम कर सकते हैं। एजुकेशन पे हम सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अकाउंट खोलने के लिए speedearning.com पे आप जाते हैं और अप स्टॉक्स में अकाउंट खोलना है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिटेल पेज खुल जाएगा। आप अपना नंबर डिटेल डालेंगे, बैक ऑफिस आपको फ़ोन करेगा और फिर आप जो चाहें वो कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और ये 3 बुक्स का सेट है। ये अगर प्रिंटेड वर्जन आपको चाहिए तो आप 90% डिस्काउंट पे ये पेमेंट कर सकते हैं। 299 में आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।